जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, सॉल्यूशंस एंड मिक्सचर्स और कोलॉइड्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं हम लोग उनको डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग देख रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 38 पीपीएससी 92 का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। तो हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था बहुत आराम से कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या क्या आधारभूत फाउंडेशनल डिफरेंसेस होते हैं। तो फिजिकल चेंज कैसे होते हैं? फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिनमें रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जिनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, नो न्यू सब्सटेंस। साथ ही साथ क्या होता है, इनकी एटॉमिक बॉन्डिंग नहीं चेंज होती है। जो इनके स्ट्रक्चर की एटॉमिक बॉन्डिंग होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर की एटॉमिक बॉन्डिंग होती है, वो नहीं चेंज होती है। एटम्स आपस में इधर उधर हो जाते हैं पर एटम्स की जिनके साथ बॉन्डिंग है वो नहीं चेंज होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने फिजिकल चेंज में देखी थी। केमिकल चेंज में हमने क्या देखा था कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। नया सब्सटेंस कैसे फॉर्म होता है? तो एटॉमिक बॉन्डिंग जो है, एटॉमिक बॉन्डिंग के चेंज होने से क्या होता है, नया स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसको वापस से नहीं कैरी आउट किया जा सकता है, इरिवर्सिबल है। रिवर्स करके ओरिजिनल स्टेट में नहीं आया जा सकता है। तो ये सारी बातें हम लोग ने फिजिकल और केमिकल चेंज में पढ़ी थी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का। ऑप्शन ए कह रहा है ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वरवेयर। जब कोई चांदी का बर्तन काला हो जाता है तो मतलब क्या हो जाता है, वो मॉइस्चर या सल्फर से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म हुआ, रस्ट फॉर्म हो गया। रस्ट क्या है, रस्ट एक नया सब्सटेंस आ गया। ठीक है, रस्ट क्या है, एक नया सब्सटेंस आ गया। तो नया सब्सटेंस किस में आता है, नया सब्सटेंस आता है केमिकल चेंज में। तो ये तो आंसर गलत हो गया, ये ऑप्शन सॉरी गलत हो गया। ऑप्शन बी में आए बर्निंग ऑफ कैंडल। हमने मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती जलाई तो हमें क्या मिला, हमें हीट मिली और हमें लाइट मिली। ठीक है, हमें हीट मिली और हमें लाइट मिली, तो एक नया सब्सटेंस मिल गया ना, हमें नया सब्सटेंस मिल गया। तो ये भी ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट हो गया। फिर ऑप्शन सी पे आते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। कर्ड से हमने मिल्क से, दूध से क्या दही बना लिया, लेकिन फिर क्या आप वापस जाके दही से दूध बना सकते हैं? दही से दूध तो नहीं बना सकते हैं। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। इरिवर्सिबल प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो ये केमिकल चेंज में होता है। तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी देखते हैं डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। ठीक है, ये सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी पानी घुलता है, पानी में घुलता है शुगर, शक्कर या चीनी घुलती है पानी में, तो घुल तो जाती है वो तो ठीक है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। अब आप कहेंगे शिकंजी बन जाती है, नहीं, वो नया सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, वो उसमें जो चीनी के एटॉमिक बॉन्डिंग्स है और जो शुगर की एटॉमिक बॉन्डिंग्स है, वाटर की एटॉमिक बॉन्डिंग्स है, वो नहीं चेंज हुई हैं। ठीक है, वो नहीं चेंज हुई है, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, वो खाली सॉल्यूबल हो गई हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर क्या है, फिजिकल चेंज है। जब आप पानी को गर्माएंगे या फिल्ट्रेशन की मदद से आप वापस से शुगर को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब क्या है, मतलब जो शुगर आपने पानी में मिलाई थी, शक्कर जो पानी में मिली थी, वो वापस से गेन की जा सकती है, वापस से प्राप्त की जा सकती है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है और कोई क्या कहते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुआ है। तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फिजिकल चेंजेस अफेक्ट द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंस बट नॉट इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस बदल सकता है लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब एटॉमिक बॉन्डिंग नहीं चेंज हो सकती है। This fact contrasts with the concept of chemical change, in which chemical composition of substance changes one or in more substances, combines or break up to form new substances. ठीक है, नया substance बनता है किसमें, chemical change में. In general, a physical change is using physical means. ठीक है, physical means use करते हैं. For example, sugar dissolved in water can be recovered by allowing water to evaporate. ठीक है, evaporation की मदद से वापस से क्या, शुगर जो डिजोल्व हुई थी पानी में उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, वापस से रिकवर किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे, यूपीपीसीएस प्री 92 के क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड। तो हमने आपको चेंजेस ऑफ स्टेट में बताया था, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, ये सारी चीजें बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे, चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर, ये कौन सा चेंज है, वाटर वेपर में बदल गया है। ठीक है, पानी भाप में बदल गया है, तो क्या कोई नया सब्सटेंस बना है, नया सब्सटेंस नहीं बना है। आप कहेंगे भाप बना है, पर भाप और पानी तो एक ही है, उनकी केमिकल जो कॉम्पोजिशन है वो तो सेम ही है। अब पानी
चाहे आइस बन जाए, बर्फ बन जाए, या भाप बन जाए, या पानी ही रहे, लिक्विड रहे, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन तो सेम हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि पानी जो पानी है उससे जो भाप निकला वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो वाटर ही रहेगा, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो तो वाटर का H2O का ही रहेगा। ठीक है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं चेंज हो रहा है, केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं चेंज हो रहा है। साथ ही साथ वेपर को आप जब बहुत ठंडा कर देंगे तब आपको पानी वापस से मिल जाएगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस भी है। ठीक है, तो ये कौन सा चेंज हुआ, ये हुआ हमारा फिजिकल चेंज। ठीक है, ऑप्शन बी जो है फिजिकल चेंज इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज में क्या क्या होगा जल्दी से देख लेते हैं। तो केमिकल चेंज में सबसे पहले इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, तो वापस से हम ओरिजिनल स्टेट में नहीं जा सकते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा या एटॉमिक बॉन्डिंग बदल जाएगी। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन ए क्या कह रहा है। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू लाइट ऑफ 7 कलर्स व्हेन पास्ड थ्रू प्रिज्म। ठीक है, एक प्रिज्म से क्या है, ये प्रिज्म है मान लीजिए, यहाँ से लाइट पास हो रही है और वो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, अपने रेनबो कलर्स में, विबग्योर कलर्स में निकल रही है। ठीक है, तो ये कैसा चेंज है, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। लाइट का कॉम्पोजिशन तो नहीं बदल रहा है, जो ये लाइट है, जो ये यहाँ पे विबग्योर का कलर है, अगर आप इसको वापस से कम वो कर दीजिए, एक एक जैसे जो अभी डिस्पर्स हो गई है एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, तो ये फिर से वापस से क्या हो जाएंगी, फिर से ये वापस से व्हाइट लाइट बन जाएगी। एक जगह इकट्ठा करके अगर इनको देखिए तो ये फिर से व्हाइट लाइट बन जाएंगी। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया ना, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ। ठीक है, कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ, कोई केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं बदली। ठीक है, तो ये कैसा प्रोसेस हुआ, ये तो फिजिकल प्रोसेस हो गया। लेकिन पूछा है हमसे केमिकल चेंज, तो ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज तो नहीं है, गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं क्या कह रहा है। सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल्स व्हेन कुक्ड, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या हुआ है, वेजिटेबल जो है, सब्जियां जो है, जब हम पकाते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। जैसे गोभी बहुत हार्ड होती है, तो जब आप उसको पकाते हैं तो क्या होता है, तो वो सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, नया सब्सटेंस बन रहा है अब। ठीक है, अब हमें हार्ड गोभी से सॉफ्ट गोभी मिल रही है। ठीक है, हार्ड गोभी से सॉफ्ट गोभी मिल रही है, जिसकी वजह से केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है उसका। ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन जो मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि आप हार्ड गोभी, जो सॉफ्ट गोभी हो गई है, अब जो सब्जी बन गई है, उसको क्या आप ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं। ओरिजिनल जैसे आप बाजार से खरीद के लाए थे वैसी क्या आप ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया है। तो ये कौन सा चेंज हुआ, ये हमारा केमिकल चेंज हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं। वेट सॉइल लंप व्हेन ड्राइड गेट्स फ्रजाइल। ठीक है, सॉइल लंप मतलब वो जो मिट्टी का, आप मान लीजिए मिट्टी का इकट्ठा हो गई एक जगह इकट्ठा होके जम गई, जब वो हो गई, सूख गई मिट्टी, पहले गीली मिट्टी थी, फिर वो सूख गई और एक जगह इकट्ठा होके क्या बन गई, एक लंप बन गई। ठीक है, तो अब जब ये वेट सॉइल लंप जो है ड्राई हुई और वो लंप बन गई, ठीक है, गेट्स फ्रेजाइल, उसके बाद फ्रेजाइल हो गई। लेकिन वापस से अगर हम इसको फिर से वो कर देंगे, फिर से इसमें इसको वेट कर देंगे, अभी ड्राई हो गई है, लेकिन अगर आप फिर से सॉइल लंप जो है उसको वेट करेंगे तो वो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज हो गया। ऑप्शन डी कह रहा है डिजॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक घुल गया है। ठीक है, कैसे वापस से लेंगे, कैसे वापस रिकवर करेंगे, पानी को उबाल के, ठीक है, इवेपोरेट कर देंगे पानी को, तो वापस से हमें सॉल्ट मिल जाएगा। तो जब वापस से चीज़ कुछ मिल रही है, ओरिजिनल स्टेट में आ रही है, तो ये कौन सा चेंज हो गया, ये फिजिकल चेंज हो गया। तो ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी सही है। A change which alters the specific properties of material by bringing about change in its molecular composition followed by change in state is called chemical change। ठीक है, ये हो गया chemical change। The chemical change is a change in which something new is formed। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, कई कुछ नई चीज इसमें बनती है। Cooking of vegetables is a chemical change as it brings irreversible changes in the composition of vegetables। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 IAS प्री 2014 का क्वेश्चन है। ये आपसे बोल रहा है, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं केमिकल चेंज के। ठीक है, कुछ एग्जांपल, कुछ आपके सामने स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन से केमिकल चेंज से रिलेटेड है या कौन से चेंजेस केमिकल चेंज है, आपको ये बताना है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 देखते हैं, तो ये कह रहा है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक होता है। नमक अगर क्रिस्टल्स में बन गया है तो ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, क्रिस्टल्स में बना है, फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स में जब बन जाते हैं तो इनको वापस से रिकवर किया जा सकता है ओरिजिनल स्टेट ऑफ नमक में। ठीक है, ओरिजिनल स्टेट ऑफ नमक में इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, कोई एटॉमिक बॉन्डिंग जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन है, वो नहीं बदलता है। तो ये क्या हुआ, ये फिजिकल चेंज हो गया। तो ये ऑप्शन ये स्टेटमेंट गलत हो गया।
स्टेटमेंट 2 कह रहा है मेल्टिंग ऑफ आइस, ये तो फिजिकल चेंज है। अब इसमें क्या आपको बार बार बताएं, फिजिकल चेंज है ये। क्यों? क्योंकि आइस अगर आइस मेल्ट हो गई है, मेल्ट होकर पानी में हो गई है, आइस और पानी का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन है, वो सेम है। रिवर्सिबल प्रोसेस है, फिर से हम जमा सकते हैं आइस को, जो आइस मेल्ट हुई है उसको फिर से जमा सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। आइस से जब आइस मेल्ट होकर लिक्विड बनी तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, तो ये क्या हुआ? ये फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट 3 देखते हैं, सारिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा हो जाना। दूध का खट्टा हो जाना, तो जब दूध खट्टा हो जाता है मतलब उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। ठीक है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया है। अब जो दूध खट्टा हो गया है उसको आप वापस से ओरिजिनल स्टेट में, सही स्टेट में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ नए सब्सटेंसेस भी फॉर्म हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो सोरिंग ऑफ मिल्क क्या है, सारिंग ऑफ मिल्क क्या है? ये केमिकल चेंज है। तो सिर्फ 3 नंबर वाला जो है वो केमिकल चेंज है, बाकी सब क्या है? फिजिकल चेंज है। देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए कह रहा है 1 and 2 ओनली, गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है 3 ओनली, ये सही लग रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है 1, 2 and 3, गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है नन, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर क्या है? बी है। ठीक है, अ केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच समथिंग न्यू इज फॉर्म्ड विच इज रिवर्सिबल। द स्टार्टिंग मटेरियल्स चेंज इनटू एन एंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस और सब्सटेंसेस। दिस न्यू सब्सटेंस हैज अ डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन देन द स्टार्टिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो जो दही खट्टा हुआ, तो जो दही खट्टा हुआ है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल अलग है अच्छे वाले दही से, ठीक वाले दही से। ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज वुड बी रिएक्शन ऑफ आयरन विद एयर, रस्टिंग, जो हमने देखा था अपने चैप्टर में देखे थे, कई ढेर सारे एग्जांपल्स देखे थे फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस दोनों के ही। Reaction of a metal and acid, the crystallization of sodium chloride and melting of ice, both are examples of physical change, while souring of milk is an example of chemical change. ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, IAS प्री 2001 का क्वेश्चन है। एसर्शन है, रीजन है, देख लेते हैं। एसर्शन कह रहा है केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो जो केमिकल टेम्परेचर है वो हायर टेम्परेचर पे क्या होता है? फास्ट हो जाता है। क्यों फास्ट हो जाता है? क्योंकि ज़्यादा हीट एनर्जी मिलने पे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो ज़्यादा रैपिड हो जाती हैं, ज़्यादा तेज़ी से इंटरैक्शन हो जाता है, इसलिए क्या होता है? केमिकल रिएक्शन भी फास्ट हो जाता है। ठीक है, इसका रीजन देख लेते हैं क्या दिया है। एट हायर टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स मोर रैपिड, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है? केमिकल रिएक्शन होता है जब उनके एटम्स जो होते हैं, केमिकल एलिमेंट्स के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब आपस में रिएक्ट करते हैं, जब एक एलिमेंट का एटम या एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल दूसरे एलिमेंट के एटम या मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, अब ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स जब हीट एनर्जी गेन करते हैं, हायर टेम्परेचर पे गर्म हो जाते हैं, हीट एनर्जी गेन करते हैं, तो क्या होता है? ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी आपस में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच का जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो बहुत रैपिड हो जाता है। ठीक है, इसीलिए केमिकल रिएक्शन भी बहुत तेज हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर टेम्परेचर लो है, कहीं ठंडी जगह पे है, तो धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, a chemical reaction generally becomes faster at higher temperature because at higher temperature molecular motion becomes more rapid and molecules have higher kinetic energy. The process of chemical reaction depends upon the concentration, temperature and physical state of molecules and their nature. Normally higher the temperature of molecules, faster would be the reaction. ठीक है, जैसे जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का इंटरैक्शन, उतना ही ज़्यादा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपीपी से प्री 97 का क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द डीकॉम्पोजिशन ऑफ वाटर। जब वाटर डिकम्पोज होता है, पानी डिकम्पोज होता है, तब कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा। ऑप्शन ए कह रहा है लाइट। लाइट होती है क्या? कभी आपने देखा है पानी से बिजली निकल रही हो, पानी डिकम्पोज हो रहा है और बिजली निकलने लगी हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी हीट, हीट सही है। ऑप्शन सी साउंड, कभी देखा है क्या आपकी, मतलब लाइट और साउंड चल रहा है, डीजे चलने लगा पानी के डिकम्पोजिशन पे, ठीक है, जहाँ पे लाइट और साउंड हो रही है? नहीं नहीं, ये गलत है। ऑप्शन डी एसिड तो नहीं निकलेगा भाई, एसिड कहाँ से निकलेगा? कौन सी एसिड, कौन सी एनर्जी होती है? ठीक है, लाइट एंड साउंड तो एनर्जी चलिए होती है, एसिड कौन सी एनर्जी होती है? ठीक है, एसिड तो कोई एनर्जी नहीं होती है। तो हमारे पास क्या बचा? हीट एनर्जी। तो हाइड्रोलिसिस इज द केमिकल रिएक्शन इन विच ions of salt dissolve in water mutually combines with water molecule to form an acidic or basic solution and energy produced in this process is in the form of heat। ठीक है, ये
डिकम्पोजिशन प्रोसेस में हीट क्या होती है, हीट क्या होती है, एक्सपेल की जाती है, ठीक है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जब हीट क्या होता है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, जब भी वाटर और क्या कहते हैं आयंस ऑफ सॉल्ट डिजोल्व होते हैं तो आपस में क्या होता है, एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन बनता है, और इस सोल्यूशन के साथ साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है हीट एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। बढ़ते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे, बीपीएससी 92 का क्वेश्चन है। पेस्चराइजेशन आपसे पूछ रहा है ये क्या प्रोसेस होता है। तो पेस्चराइजेशन क्या होता है, आपको एकदम सिंपल भाषा में बता दें, दूध होता है उसको बहुत देर तक खूब टाइम तक क्या करते हैं, उबालते हैं, खूब उबालते हैं, और जब एकदम उबल जाता है फिर क्या करते हैं, फिर एकदम से ठंडा कर देते हैं, ठीक है, एकदम से ठंडा कर देते हैं, ठीक है, एकदम से क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं। ये क्यों होता है, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, कुछ ठंडी जगहों पे बैक्टीरियल ग्रोथ कम होती है, इसलिए खूब देर तक इसको ठंडा किए रहते हैं, ठीक है, इसलिए खूब देर तक ठंडा किए रहते हैं। तो ये पैस्चराइजेशन का प्रोसेस हो गया। देखते हैं कहाँ पे लिखा है। ऑप्शन ए कह रहा है मिल्क इज प्रिजर्व्ड एट वेरी लो टेम्परेचर फॉर 24 आवर्स, नहीं, पहले गर्माएंगे फिर उसको ठंडा करेंगे। मिल्क इज हीटेड फॉर 8 आवर्स, नहीं। ऑप्शन सी कह रहा है मिल्क इज हीटेड अप टू अ लॉन्गर टाइम एंड देन कूल्ड सडनली विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, पहले खूब गर्म करेंगे फिर एकदम से बहुत ठंडा कर देंगे। ठंडेपन से क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ एकदम से रुक जाती है, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। In order to pasteurize milk, first milk is heated up to a longer time and then cooled suddenly within a specified time. Pasteurization is a process invented by French scientist Louis Pasteur. इन्होंने, इनका नाम याद रखिएगा, लुई पास्चर जो साहब थे, इन्होंने पेस्चराइजेशन का प्रोसेस को क्या डिस्कवर किया था, ठीक है। हो सकता है आपसे ये पूछ ले फादर ऑफ पेस्चराइजेशन या डिस्कवरी किन्होंने की थी पेस्चराइजेशन की, तो आपने याद रखना है ये किसने की थी, लुईस पास्चर ने की थी, ठीक है। इन 1864 लुईस पास्चर डिस्कवर्ड दैट हीटिंग बियर एंड वाइन, वाह वाह, हर जगह बियर और वाइन, तब सही है, was enough to kill most of the bacteria that caused spoilage and hence prevented these beverages from turning sour. This was achieved by eliminating pathogenic microbes and lowering microbial numbers to prolong the quality of beverage, ठीक है। तो पैस्चराइजेशन का यही मतलब होता है कि खूब देर तक पहले गर्म करेंगे फिर एकदम से ठंडा कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, एमपीपी से प्री 2016 का है। ये बोला है पेस्चराइजेशन इज रिलेटेड टू, ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने पेस्चराइजेशन का प्रोसेस देखा था। इसमें क्या होता है, खूब देर तक क्या करते हैं, खूब देर तक पहले उबालते हैं फिर एकदम से ठंडा कर देते हैं। तो ये क्यों करते हैं, ताकि मिल्क स्टेरलाइज हो जाए, मिल्क में कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, ठीक है, मिल्क में कोई भी हार्मफुल बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, जिसकी वजह से पेस्चराइजेशन किया जाता है, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए कह रहा है स्टेरलाइजेशन ऑफ मिल्क, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही सही है। डिहाइड्रेशन ऑफ मिल्क, ये क्या होता है, ये तो गलत है। फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क, नहीं भाई, डिस्टिलेशन नहीं, नहीं, सिर्फ स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क के लिए, ठीक है। तो पेस्चराइजेशन इज अ प्रोसेस दैट किल माइक्रोब्स मेनली बैक्टीरिया एंड फूड। क्या होता है, खूब देर तक उबालेंगे तो क्या होगा, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया है हाई टेम्परेचर पे मर जाते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं वो मर जाते हैं इतने हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। उसके बाद एकदम सडनली ठंडा कर दिया जाता है, क्योंकि ठंडे इन्वायरमेंट में क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत अल्ट्रा स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से पहले हमने जो माइक्रोब्स थे दूध में उसको मार दिए, और अब कोई एक्स्ट्रा बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो इसके लिए हमने तुरंत उसको ठंडा कर दिया, ठीक है। तो ये दैट किल माइक्रोब्स इन फूड एंड ड्रिंक सच एज मिल्क एंड फैसिलिटेट्स इट्स प्रिजर्वेशन एंड सेफ्टी। इन दिस प्रोसेस मिल्क इज हीटेड एट अबाउट 63 डिग्री फॉर 30 मिनट्स और ऑल्टरनेटिवली एट अबाउट 72 डिग्री फॉर 15 सेकेंड्स टू एंश्योर दैट एनी हार्मफुल बैक्टीरिया इज नॉट अलाइव, ठीक है। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए ये काम किया जाता है। इनको इस प्रोसेस को इन्वेंट किसने किया था, इस प्रोसेस को इन्वेंट करने वाले फ्रेंच साइंटिस्ट लुई पास्चर साहब थे, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, लुई पास्चर साहब इनको इन्वेंट किया था प्रोसेस ऑफ पेस्चराइजेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं, यूपी पीसीएस 2019 का क्वेश्चन है। ये आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, स्टेटमेंट ए कह रहा है डिसैलिनेशन सी वाटर, ठीक है। डिसैलिनेशन क्या होता है, जो समुद्री पानी होता है, समुद्री जल होता है, वो खारा होता है, उसमें नमक होता है, नमकीन होता है ना वो, तो जो नमक, इसके नमकीनपन को हटाने का जो प्रोसेस होता है वो डिसैलिनेशन कहलाता है। जब नमक होता है तो वो क्या कहलाता है, तब वो सेलाइन वाटर कहलाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सेलाइन वाटर। और जब सेलाइन वाटर में से सेलिनिटी हटती है, सॉल्ट हटता है, तो क्या कहलाता है, डीसेलाइन वाटर, ठीक है, डीसेलाइन वाटर कहलाता है। ये किससे रिलेटेड होता है, ये सी वाटर से रिलेटेड होता है, क्योंकि जनरली सी वाटर क्या होता है, सेलाइन होता है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन सही मैच है ना, ऑप्शन ये सही मैच है, बिल्कुल सही मैच है।
ऑप्शन बी कह रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस रिलेटेड टू पोर्टेबल वाटर। तो हमने आपको, जब हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे थे, हमने आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पढ़ाया था, तो हमने कई ढेर सारी टेक्निक्स देखी थी जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग किया जाता है। जैसे इवेपोरेशन देखा था, क्रोमेटोग्राफी देखी थी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सीविंग, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि कितने तरीकों के प्रोसेस से कितने अलग अलग, जब अलग अलग डेंसिटीज़ होती हैं सॉल्यूशंस की, लिक्विड्स की, तो उनको कैसे अलग किया जाता है, अलग अलग मीडियम में उनके मूवमेंट के बेसिस पे कैसे उनको अलग अलग किया जा सकता है। तो हमने एक चीज़ देखी थी सॉल्यूशंस को अलग अलग करने की, वो देखी थी रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, हमने रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस देखा था। इसमें जो पानी होता है उसमें सॉल्यूट होते हैं, क्या सॉल्यूट होते हैं, उसमें इम्प्योरिटीज़ हो गई, सॉल्ट्स हो गए, सॉल्युबल सॉल्ट्स हो गए, ये सब सॉल्यूट होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट तो पानी ही होता है। अब इन दोनों को अलग करने के लिए हम क्या, किस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीज़ों को अलग करने के लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये ग्रीन कलर का मान लीजिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और ये वाटर है। ठीक है, ये पानी आ रहा है इधर से। ठीक है, पानी आ रहा है, पानी में क्या क्या है, साथ साथ पानी में इम्प्योरिटीज़ है। ठीक है, ये देखिए, ये जो गोला गोला हम बनाए हैं ये इम्प्योरिटीज़ है। ठीक है, ये पानी में जो इम्प्योरिटीज़ है, अब जब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होंगी, मतलब सेमी परमिएबल मतलब कुछ चीज़ों को अलाउ करेगा आगे जाने के लिए, बाकी चीज़ों को रोक देगा। ठीक है, फुली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब कंप्लीटली परमिएबल नहीं है, सेमी परमिएबल है, ये खाली पानी को अलाउ करती हैं आगे जाने के लिए, बाकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, सॉल्ट्स हैं, इनको रोक देती हैं। तो इधर से जब पानी छन के आएगा तो सिर्फ पानी आएगा। ठीक है, सिर्फ पानी आएगा। ये जो सर्किल सर्किल जो इम्प्योरिटीज़ थी ये यहीं पे रुक गई। ठीक है, ये पानी आएगा, और ये नल है मान लीजिए। ठीक है, नल ऐसे होता है, नल, पानी आप पी रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो गया, जो कि यूज़ होता है वाटर को पोर्टेबल बनाने के लिए, पीने युक्त बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन किससे रिलेटेड होता है, तो डीनेचुरेशन प्रोटीन्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो नेटिव स्ट्रक्चर होता है, वो ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से चेंज आते हैं, पीएच की वजह से चेंज आते हैं, मैकेनिकल एजिटेशन की वजह से चेंज आता है। तो इतना हमें नहीं ध्यान रखना है। ठीक है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि डीनेचुरेशन किससे रिलेटेड है, तो ये प्रोटीन से रिलेटेड है। तो ये भी सही है, ये भी करेक्टली मैच्ड है, ऑप्शन बी भी करेक्टली मैच्ड है। तो हमारे पास बचा ऑप्शन डी, पैस्चराइजेशन। तो अभी हमने देखा था पैस्चराइजेशन क्या होता है, पैस्चराइजेशन का मतलब होता है बहुत जल्दी, बहुत देर तक गर्म करना दूध को, बहुत हाई टेम्परेचर पे, ताकि क्या हो, ताकि जो भी माइक्रोब्स हैं वो मर जाएं, और तुरंत ही ठंडा कर देना ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो पाए। तो ये देखा था हमने, ये किस में होता है, ये मिल्क में होता है, या वाइन्स में होता है, या और बेवरेज में होता है, या फ्रूट जूसेस में होता है, टी में नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता, आप टी क्या एकदम, टी आप एकदम उबाल दिए टी, और क्या एकदम उसको फ्रिज में रख देते हैं कि एकदम ठंडी हो जाए तब पियेंगे, नहीं, गरम गरम ही पीते हैं ना, मतलब इनमें ठंडापन नहीं आया, मतलब इनको ठंडा नहीं किया गया। तो पैस्चराइजेशन में तो ठंडापन भी होता है, मतलब ठंडा भी किया जाता है लिक्विड को, तो ये तो टी में नहीं होता है। ठीक है, तो ये मिल्क में होता है, तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, पैस्चराइजेशन को इन्वेंट किसने किया था, तो ये 1864 में लुइस पास्चर साहब ने, लुइस पास्चर जो थे फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया था। ठीक है, पैस्चराइजेशन के बारे में बहुत ढेर सारी बातें कर ली हमने। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एमपीपीसीएस 2004 का क्वेश्चन है, ये आपसे बोल रहा है बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। मतलब क्या है, हमने आपको बताया था जब स्टेट होता है, जो फिजिकल सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट्स होती हैं, उनकी जब चेंजेस होते हैं उनमें, ठीक है, तो उनमें चेंजेस कैसे होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की वजह से, मेल्टिंग पॉइंट की वजह से, कंडेंसेशन पॉइंट की वजह से। तो ये सारे पॉइंट हमने देखे थे। इसमें हमने आपको बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण बातें बताई थी कि बॉइलिंग पॉइंट कब कब बढ़ जाते हैं, जब प्रेशर बढ़ता है तब बढ़ जाते हैं, और जब इम्प्योरिटीज़ बढ़ती हैं, इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं किसी सोल्यूशन में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसी तरीके से हमने देखा था मेल्टिंग पॉइंट में क्या था, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती है मेल्टिंग पॉइंट में, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, घट जाती है। जैसे मान लीजिए कोई आइसक्रीम है, या मान लीजिए आइस है। ठीक है, आइस है, कोई बर्फ की सिल्ली है। ठीक है, वो 0 डिग्री पे बर्फ हो जाती है। ठीक है, 0 डिग्री पे क्या हो जाती है, बर्फ हो जाती है, और उल्टा देखें तो 0 डिग्री पे क्या हो जाती है,
ये 0 डिग्री पे पिघल जाती है, ठीक है, 0 डिग्री पे पिघल जाती है या 0 डिग्री पे जम जाती है, ठीक है। अब इसमें आप अगर नमक ऐड कर देंगे तो ये -25 डिग्री पे क्या होगी, -25 डिग्री पे ये जमेगी, ठीक है, -25 डिग्री पे ये जमेगी, ठीक है। तो मतलब 0 से ये -25 आ गई, मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, इसका डिक्रीज हो गया, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट दोनों एक ही होते हैं, वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट इनका घट गया, ठीक है। ये -25 डिग्री हो गया, ठीक है, -25 डिग्री हो गया, मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है इम्प्योरिटीज डालने पे वो घट गया, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट इम्प्योरिटीज पे घटता है, बढ़ता है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये घट जाता है। अब जो मेल्ट हो रही थी 0 डिग्री पे, अब वो या फ्रीज हो रही थी 0 डिग्री पे, तो अब वो -25 पे फ्रीज होंगी, ठीक है। अब उनको और ठंडा मतलब और कोल्ड प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उनसे हीट लेना पड़ेगा, तब जाके वो जो आइस है वो क्या होगी, मेल्ट होगी या फ्रीज होगी, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा जब इम्प्योरिटीज बढ़ाई जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट घटेगा जब इम्प्योरिटीज बढ़ेगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो अभी हमने बताया बॉइलिंग पॉइंट कब कब बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तब बढ़ेगा, या जब इम्प्योरिटीज बढ़ाई जाएंगी वाटर में या सोल्यूशन में तब बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज बढ़ाई गई है, बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस अबव इट व्हेन सम इम्प्योरिटीज आर मिक्स्ड विद एनी लिक्विड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, ठीक है। तो सिंपल सा आप ये रिलेशन याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है इम्प्योरिटीज़ के बढ़ाने पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बढ़ाने पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, IAS 93 का क्वेश्चन है, यूपी लोअर सब 98 में पूछा गया है, देख लेते हैं। स्टेटमेंट असर्शन वाला क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट रीजनिंग वाला। स्टेटमेंट कह रहा है टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री इज अचीव्ड बाय मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आइस, ठीक है। जो टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री कैसे अचीव किया जा सकता है, सॉल्ट और आइस से। क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे जाना है तो हमें आइस क्या चाहिए, हमें आइस फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या है, 0 डिग्री पे आइस क्या, वो लिक्विड क्या होता है, आइस हो जाती है, ठीक है। अब हमें टेम्परेचर इसके बिलो चाहिए, 0 डिग्री के बिलो चाहिए, मतलब मान लीजिए -20 डिग्री चाहिए, ठीक है, -20 डिग्री चाहिए। -20 डिग्री लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पानी में या आइस में क्या करना पड़ेगा, पानी में देखिए, पानी में नमक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, पानी में नमक ऐड करना पड़ेगा। जब हम नमक ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तब ये फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया -डिग्री। अब -20 डिग्री पे क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, ठीक है, -20 डिग्री पे अब फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। जो पहले पानी 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, अब वो -20 डिग्री पे फ्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज अचीव्ड बाय मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आइस, बिल्कुल सही बात है। जो टेम्परेचर है अगर बिलो 0 डिग्री के जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इम्प्योरिटीज ऐड करनी पड़ेगी। इम्प्योरिटीज कुछ भी हो सकती है, नमक, चीनी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रीजन क्या कह रहा है, सॉल्ट इंक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, नहीं भाई, सॉल्ट घटाता है, इट डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट। पहले जो 0 डिग्री पे फ्रीजिंग हो रही थी, अब वो -20 डिग्री पे डिक्रीज होके फ्रीजिंग होगी, ठीक है। तो ऑप्शन आर गलत है, रीजन आर गलत है, स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बोथ ए एंड आर करेक्ट, गलत है, ए एंड आर बोथ करेक्ट, ये भी गलत है, ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, ये सही है, ठीक है। तो व्हेन सम इम्प्योरिटीज आर मिक्स्ड विद एनी लिक्विड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑन द अदर हैंड फ्रीजिंग पॉइंट जनरली गेट्स लोअर्ड बिलो 0 डिग्री, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है व्हेन आइस इज मिक्स्ड विद सॉल्ट्स, ठीक है, इट्स मिक्सचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये आपसे पूछ रहा है BPSC 97 और UP PCS 96 का क्वेश्चन है, देखिए कैसे रिपीट हुए साल दर साल में। ये पूछ रहा है आपसे मिल्क कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसके पहले हम आपको बता दें, इस क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हम लोग ने कोलॉइड के बारे में पढ़ा था। कोलॉइड कौन से सोल्यूशंस होते हैं, वो सोल्यूशंस होते हैं जिनमें दो एलिमेंट होते हैं, एक तो डिस्पर्स्ड मीडियम, ठीक है, एक डिस्पर्सिंग मीडियम और एक डिस्पर्स्ड मीडियम, ठीक है, या डिस्पर्स्ड एलिमेंट। एक डिस्पर्सिंग एलिमेंट होता है और एक डिस्पर्स्ड एलिमेंट होता है, ठीक है। डिस्पर्सिंग एलिमेंट एक तरीके से होता है सॉल्वेंट और एक डिस्पर्स्ड एलिमेंट होता है सॉल्यूट, ठीक है। तो जो इनका सॉल्यूट होता है वो पूरी तरीके से सॉल्यूबल नहीं होता है, ठीक है, पूरी तरीके से सॉल्यूबल नहीं होता है, लेकिन डिस्पर्स्ड पूरी तरीके से हो जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई एक मिल्क है, मान लीजिए मिल्क, हमने मिल्क का एग्जांपल आपको देके समझाया था, ये मान लीजिए मिल्क है, ठीक है, मिल्क है,
ये मिल्क है। इसमें छोटे छोटे क्या है, फैट ग्लोब्यूल्स हैं, छोटे छोटे क्या हैं, वसा के ग्लोब्यूल्स हैं। जो वसा होता है फ्लैट होता है, उसके छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये माइन्यूट पार्टिकल्स हैं। इनके बारे में हमने क्या देखा था कोलॉइड में, ये पूरी तरीके से पूरे दूध में फैले रहते हैं, पूरे दूध में बिखरे रहते हैं, पूरे दूध में डिस्पर्स रहते हैं, लेकिन ये सेटल डाउन नहीं होते ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं और इनसॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता मिक्स हो जाए सॉल्यूट, ये अलग ही अलग रहते हैं, लेकिन पूरे दूध में मिलते हैं, ठीक है, पूरे दूध में मिलते हैं, जिसकी वजह से फैट और मिल्क को अलग करना बहुत कठिन हो जाता है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसी लिक्विड जिनमें जो सॉल्यूट है, जिनमें जो डिस्पर्सिंग मीडियम डिस्पर्स्ड एलिमेंट्स होते हैं वो प्रॉपरली डिस्पर्स होते हैं, लेकिन ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन नहीं होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं लिक्विड में, इमिसिबल लिक्विड में, मतलब इनसॉल्युबल होते हैं। इन चीज़ को हम लोग कहते हैं कोलॉइड्स, ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा था और आपके सामने हमने ये ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, ठीक है, हमने ढेर सारे आपको ये एग्जाम्पल्स दिए थे जब हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था। इसके जो एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में जो आप नहीं देख पा रहे हैं, हल्का सा कटा हुआ है, ये पोर्शन कोलॉइड का था कि कोलॉइड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कोलॉइड का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आपको चैप्टर में पढ़ाई थी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल पूछा गया है इसलिए हमने इतना पोर्शन लिया है, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है कि मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिल्क किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, मिल्क किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए जेल का एग्जाम्पल है क्या, जेल में देख लेते हैं, जेल में क्या क्या आता है, जेल में जेली आती है, बटर आता है, चीज़ आता है, तो जेल का एग्जाम्पल नहीं है। फोम देख लेते हैं, फोम का एग्जाम्पल है क्या, फोम में क्या आता है, फोम में आती है शेविंग क्रीम, विप्ड क्रीम या और आइसक्रीम, ये सारी फोम में आती हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं है। इमल्शन, इमल्शन कहाँ है, ये है इमल्शन, जिसमें लिक्विड डिस्पर्स मीडियम होता है और डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड होता है, ठीक है। इसमें देखिए मिल्क का एग्जांपल है, ठीक है, मिल्क क्या है, इमल्शन कोलॉइड है, ना कि जेल कोलॉइड या फोम कोलॉइड, ये सारे कोलॉइड ही हैं, कोलॉइड के ही टाइप्स हैं, पर इमल्शन जो है वो उसके अंदर मिल्क आता है, ठीक है, मिल्क जो है इमल्शन टाइप के कोलॉइड के अंदर आता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, मिल्क है, म्यूनीज है जो आप उसके साथ खाते हैं, क्या कहते हैं, और चाइनीज़ वाला सामान, मोमो, मोमो के साथ खाते हैं, और फेस क्रीम जो आप लगाते हैं, ठीक है, तो ये इमल्शन टाइप की चीज़ें हो गई, ठीक है। एन इमल्शन इज अ कोलॉइड ऑफ टू और मोर इमिसिबल लिक्विड, जहाँ पे क्या होता है, जो लिक्विड्स होती हैं आपस में इमिसिबल होती हैं, एक दूसरे में सोल्यूबल नहीं होती हैं, और ना ही वो क्या होती हैं, सेटल डाउन होती हैं ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वजह से उनको अलग कर लिया जाए, ठीक है। वेयर वन लिक्विड कंटेन्स अ डिस्पर्जन ऑफ अदर लिक्विड्स, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑयल इन वाटर इमल्शन, ठीक है, जैसे ऑयल और वाटर होते हैं, तेल और पानी होता है, तेल ऊपर तैरता रहता है, ठीक है, तेल ऊपर तैरता रहता है पानी के, ठीक है, ऊपर तैरता रहता है, ठीक है, लेकिन मिलता नहीं है, मिक्स नहीं होता है, ठीक है, ये मिक्स नहीं होता है, तो ये भी इमल्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है, यूपीपीसीएस प्री 2002 में पूछा गया है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कोलॉइड, तो इसमें से कोलॉइड कौन नहीं है, ठीक है। मिल्क है, हमने देखा अभी मिल्क है, बिल्कुल है, मिल्क है। फिर अभी हमने देखा ब्लड है, ब्लड में नहीं बताया गया था लेकिन ब्लड है। आइसक्रीम देखा था, विप्ड क्रीम, म्योनीज, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें हैं। हनी क्या है, हनी नहीं है, हनी कोलॉइड नहीं है। अमंग द गिवन ऑप्शंस हनी इज नॉट अ कोलॉइड, ठीक है, हनी क्या है, कोलॉइड नहीं है। हनी क्या है, बस सुपर कूल्ड लिक्विड है, ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं, मतलब पूरी तरीके से इनमें डिजॉल्व हो गई हो। इन विच ग्लूकोज प्रेसिपिटेट्स इनटू सॉलिड ग्रैन्यूल्स, ठीक है, दिस फॉर्म्स अ सेमी सॉलिड सोल्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेटेड ग्लूकोज क्रिस्टल्स इन अ सोल्यूशन ऑफ फ्रुक्टोज एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। मिल्क, ब्लड एंड आइसक्रीम आर कोलॉइड्स, ये याद रखिएगा, मिल्क, ब्लड और आइसक्रीम क्या है, ये कोलॉइड्स हैं, ठीक है। तो ब्लड कौन सा टाइप होता है, ये भी आपको याद रखना है, ये सॉल्ट टाइप का कोलॉइड होता है। सॉल्ट टाइप कौन सा कोलॉइड होता है, यहाँ पे ये देखिए सॉल्ट टाइप ये लिखा हुआ है, जहाँ पे जो डिस्पर्स्ड फेड है वो सॉलिड है, डिस्पर्सिंग मीडियम जो है वो लिक्विड है, ठीक है। मतलब क्या है, जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो क्या है, वो ब्लड है, और इनके अंदर क्या क्या होता है, इनके अंदर प्लेटलेट्स होती हैं, इनके अंदर आरबीसीज होते हैं, इनके अंदर डब्ल्यूबीसीज होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब घुलते नहीं हैं, पर इनके साथ साथ पूरे ब्लड में आपको मिलेंगे, ठीक है, लेकिन ब्लड में घुलेंगे नहीं, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सब क्या है, ये सब घुलेंगे नहीं, तो ये डिस्पर्स्ड फेज होते हैं, ठीक है, ये सब सॉलिड होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, लिक्विड कौन सा है इसमें, लिक्विड तो खून ही है, ब्लड है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये सॉल्ट टाइप का कोलॉइड है, सॉल्ट टाइप के कोलॉइड में क्या होता है, जिसमें डिस्पर्स फेज्ड सॉलिड हो और डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड हो, SO से सॉलिड और L से लिक्विड, ठीक है। और इसी तरीके के और सारे कोलॉइड होते हैं जिनको हम लोग ने अपने चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया था, आप वहाँ जाके देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे आपको फिर से बताएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, IAS प्री 93 का क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ रहा है विच टाइप ऑफ कोलॉइडल सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉग। ठीक है, फॉग में कौन सा कोलॉइडल सिस्टम एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे जो डिस्पर्सिंग फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम्स हो जाते हैं उनके बेसिस पे पता चल जाता है कि कैसा कोलॉइडल सिस्टम एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो फॉग किया जा रहा है, फॉग में देखते हैं फॉग कहाँ है, तो ये है फॉग, मिस्ट, फॉग और क्लाउड्स। फॉग में क्या होता है, फॉग में जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो होता है लिक्विड। ठीक है, लिक्विड होता है मतलब वाटर वेपर होता है। और वो किस में होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है, मीडियम पूरी गैस होती है। ठीक है, ये पूरी गैस है, उसके अंदर छोटे छोटे वाटर वेपर के कण है। ठीक है, ये हो गया कोलॉइड, ये हो गया कोलॉइड। वाटर वेपर जो है वो गैस में सॉल्यूबल नहीं होती है और सेटल डाउन नहीं होती है, यही होती है हमारी, और अच्छी तरीके से डिस्पर्स हो जाती है पूरे मीडियम में, पूरे मीडियम में अच्छे तरीके से डिस्पर्स हो जाती है, वेल डिस्पर्स्ड फेज में आ जाती है। ठीक है, तो इसको हम कोलॉइडल सिस्टम कहते हैं, कोलॉइडल सिस्टम कहते हैं। और ये कौन सा एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है फॉग का। ठीक है, ये है लिक्विड इन गैस। ठीक है, गैस में लिक्विड, लिक्विड इन गैस। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पे है। ऑप्शन ए कह रहा है लिक्विड इन गैस, बिल्कुल ऑप्शन ए ही सही है। ऑप्शन बी कह रहा है गैस इन लिक्विड, गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है सॉलिड इन गैस, बिल्कुल गलत है। सॉलिड कहाँ है, वाटर वेपर तो लिक्विड होता है। लिक्विड इन लिक्विड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक गैस क्या लिक्विड होती है, गलत है, तो ये भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। गैस इन लिक्विड क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो ज़्यादा बड़ा है, तो वो क्या है, वो गैस है, तो गैस लिक्विड में है। ठीक है, लिक्विड गैस में है, ना कि गैस लिक्विड में है। ठीक है, बड़ा मीडियम कौन सा है, तो वो है गैस, गैस के अंदर छोटे छोटे वाटर वेपर के कण हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए एकदम सही है। When the water vapor in the air condense to form small droplets of water, fog is formed. When temperature of air during winter season reaches near to dew point, the water vapor gets condensed around small particles of dust and remains suspended in the air because of their low weight. ठीक है, तो छोटे छोटे जो कण होते हैं, छोटे छोटी जो डस्ट होती हैं, उनके इर्द गिर्द क्या होता है, उनके इर्द गिर्द कंडेंस हो जाते हैं छोटे छोटे वाटर वेपर, बहुत ठंडे हो जाते हैं और वो जमने लगते हैं। ठीक है, वो इर्द गिर्द जमने लगते हैं छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स के। कहाँ पे, एटमॉस्फेरिक गैस में, एटमॉस्फेयर में होता है ना ये सारा, एटमॉस्फेरिक गैस में होता है। ठीक है, तो ये हो गया लिक्विड इन गैस। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 यूपी पीसीएस प्री 2017 का क्वेश्चन है। ये आपसे कह रहा है if an unsaturated sugar solution is prepared by mixing 100 grams of sugar with half liter of water, मतलब 100 ग्राम शुगर और आधा लीटर पानी में मिला दिया गया। ठीक है, आधा लीटर पानी में क्या किया गया है, 500 मिलीलीटर में पानी में क्या किया गया है, 100 ग्राम शुगर को मिला दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज विल नॉट चेंज, तो कौन सी क्वांटिटीज नहीं बदलेगी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पहले आधा लीटर पानी था, इसमें 100 ग्राम चीनी और मिल गई है। ठीक है, 100 ग्राम चीनी और मिल गई है, मतलब इसका मास बढ़ गया है। ठीक है, मतलब इसका मास बढ़ गया है। ठीक है, मास बढ़ गया है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा ना, 100 ग्राम एक्स्ट्रा चीनी डाल देंगे तो उसका जो वेट तो नहीं, टेक्निकली मास जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, मास बढ़ जाएगा। ठीक है, मास बढ़ जाएगा, तो मास तो चेंज हो गया। ठीक है, मास चेंज हुआ तो क्या चेंज होगी, डेंसिटी चेंज होगी। क्यों, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब मास चेंज हो रहा है तो डायरेक्ट रिलेशन किसका है, डेंसिटी का है, डायरेक्ट रिलेशन मास से। मास चेंज हुआ तो डेंसिटी भी चेंज हो गई। ठीक है, तो मास और डेंसिटी चेंज होंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा बिल्कुल। जो पहले आधा लीटर एकदम क्लीन लिक्विड था, अब उसमें क्या है, अब उसमें 100 ग्राम की इम्प्योरिटीज हैं, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बदल गया। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब कॉन्सेंट्रेशन बदल गया है, अब वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहा, वो डाइल्यूटेड हो गया है। ठीक है, अब उसमें ढेर सारी इम्प्योरिटीज आ गई हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन भी बदल गया। क्या नहीं बदला, तो वॉल्यूम नहीं बदला। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी ना है, आप आधे लीटर में क्या किए, मान लीजिए आप एक जग में क्या किए, एक जग में चीनी डाले। ठीक है, एक जग में चीनी डाले। ठीक है, एक जग में 1 लीटर पानी है, आप चीनी डाल दिए, तो क्या आप जब चीनी डाले तो क्या वो 2 लीटर हो गया, 2 जग में आ गया वो पानी, वो शिकंजी नहीं ना, शिकंजी तो उतनी ही रहेगी, 1 लीटर में ही रहेगी। ठीक है, शिकंजी एक जग में ही रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि आपने जब पानी में चीनी मिलाई, शक्कर मिलाई, तो वो बढ़ के उसका वॉल्यूम बढ़ के क्या हुआ, वो अब 2 जग में आ गया। ठीक है, अब वो 2 जग के बराबर उसका वॉल्यूम हो गया, ऐसा तो नहीं है, एक जग में ही आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। ठीक है, मास चेंज हुआ हमने देखा था, ये गलत हो गया ऑप्शन। डेंसिटी क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है मास से, ये भी चेंज हुई, ये भी ऑप्शन गलत है। कॉन्सेंट्रेशन बदला, बिल्कुल ये भी गलत है, तो ऑप्शन डी वॉल्यूम नहीं बदला। ठीक है, वॉल्यूम नहीं बदला। If an unsaturated sugar solution is prepared by mixing 100 grams of sugar with half liter of water, then volume of solution remain constant. ठीक है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, और डेंसिटी, मास, ये सब आपको रिलेशंस पता होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे इस अपने फाइनल आंसर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यूपी पीसीएस प्री 2021 का क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। आफ्टर कटिंग कुकुम्बर मतलब खीरा, इफ सॉल्ट इज एडेड, कुकुम्बर काटने के बाद नमक क्या करते हैं, मतलब खीरा काटते हैं और नमक ऐड करते हैं। वाह भाई, मुंह में पानी आ गया। देन वाटर कम्स आउट ड्यू टू, तब पानी क्यों बाहर आ जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, एक ये खीरा है, ठीक है, खीरे को काटा यहाँ से और यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे नमक लगाया गया। ठीक है, यहाँ पे नमक लगाया गया, तो पानी बाहर कैसे आने लगा। ठीक है, पानी बाहर क्यों आता है आपको ये बताना है। ठीक है, पानी बाहर क्यों आता है आपको ये बताना है। तो इसको जानने से पहले हम लोग छोटा सा आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बता देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, इसको हटा दे पहले। ऑस्मोसिस वो होता है जहाँ पे क्या होता है, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस जहाँ पे फ्लो होता है लिक्विड का फ्रॉम रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ओ एल एच, ठीक है, ओ एल एच, यहाँ से पानी यहाँ आ रहा है। ठीक है, यहाँ ये मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से लो सोल्यूशन से लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पे, लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पे जब पानी आता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, लो सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन से हाई सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन पे आता है, लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पे हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पे आता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख रहे थे खीरा है। ठीक है, ये खीरा है, खीरा में क्या है, सॉल्यूट कम है। सॉल्यूट मतलब जो घुल जाती है चीज़ें। ठीक है, इसमें क्या है, नमक, मतलब नमक जो है सॉल्यूट है। ठीक है, नमक सॉल्यूट है, लेकिन अभी अनकटे खीरे में या कटे हुए खीरे में जब तक नमक नहीं लगाया गया है तब तक लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, ये पूरा एकदम नॉर्मल खीरा है। ठीक है, ये क्या है, ये दूसरा खीरा नंबर 2 है, खीरा नंबर 2 जहाँ पे कट के क्या लगा दिया गया है, नमक लगा दिया गया। ठीक है, ये नमक है, मान लीजिए ये नमक है। ठीक है, ये क्या है, ये नमक है। ठीक है, ये क्या है, ये नमक है। ठीक है, ये नमक है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही सॉल्ट लगाया गया यहाँ पे, तो इससे पानी बाहर आने लगा। क्यों, क्योंकि जो पानी है यहाँ पे, ये मान लीजिए ये कट वाला हिस्सा है जहाँ पे ये नमक लगाया गया है और यहाँ पे नमक नहीं है। ठीक है, तो पानी यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा। ठीक है, यहाँ से इधर ट्रैवल करेगा। ठीक है, इधर से इधर आएगा। ठीक है, इधर से ये लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एरिया है, ये हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एरिया है। ठीक है, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एरिया में वाटर मूव करेगा। ठीक है, पानी मूव करेगा। हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नमक ऐड कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे काट के नमक ऐड कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्या है, पानी लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। इसी का उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये जाते हैं। ठीक है, हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये एक कंटेनर है। ठीक है, यहाँ पे ये पानी है, ये पानी है। ठीक है, और यहाँ पे हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है। हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होगा, हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन मतलब ढेर सारी इम्प्योरिटीज होंगी, सॉल्ट होंगी, तो यहाँ पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। ठीक है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। ठीक है, अब हमें पानी प्योर चाहिए पीने के लिए। ठीक है, पानी प्योर चाहिए तो हम रिवर्स ऑस्मोसिस करेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, आरओ में क्या होता है कि लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से लो सॉल्यूट पे जाती है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कौन सा हुआ, जिस पानी में नमक है, इम्प्योरिटीज़ हैं, इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं, ये सारे हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले हुए, हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वाले हुए। अब ये बीच में ये लाल कलर की हम बना देते हैं, ये बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है बीच में। अब इसमें जो पानी है यहाँ से यहाँ पे आएगा, ये पानी एकदम शुद्ध होगा। इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो भी सॉल्ट्स हैं, कोई भी जो भी चीज़ें हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ने रोक दी हैं। तो अब ये लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हो गया, क्योंकि इसमें बहुत कम सॉल्यूट की मात्रा है, सॉल्वेंट की मात्रा, सॉल्वेंट की प्योरिटी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस में यूज़ होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑस्मोसिस से कैसे ट्रैवलिंग हो रही है, ऑस्मोसिस लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पे, इसी का उल्टा आरओ में कैसी हो रही है, हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है, तो मतलब गंदा पानी क्या है, हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है। गंदा पानी क्यों हाई सॉल्यूट है, क्योंकि इसमें ढेर सारे सॉल्यूट मिले हुए हैं, पानी नमक मिला हुआ है, गंदगी मिली हुई है, इम्प्योरिटीज मिली हुई हैं। अब इसको साफ करना है तो लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा। वो कैसे जाएंगे, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जाएंगे।
यही कुछ काम कुकुम्बर में भी होता है, खीरे में भी होता है। हमने आपको बताया खीरे में जब खीरे को काट के नमक लगाया गया तो जो नमकीन पार्ट है जहाँ पे नमक लगाया गया वहाँ पे हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हो गया, हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ठीक है, अब पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है, पानी लो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो ये ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस इसका आंसर, तो इसका सही आंसर ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, देख लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी मूवमेंट होता है लेकिन इसमें एनर्जी का यूज होता है। ठीक है, एनर्जी का यूज होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है गलत आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट भी क्या होता है, इसमें क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, वाटर जो मूव करता है वो लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही ब्रॉड टर्म है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर प्रोसेस आता है ऑस्मोसिस, जो कि स्पेसिफिक टर्म है। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस इसका सही आंसर हो गया। डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है, डिफ्यूजन भी रिफर्स टू मूवमेंट ऑफ लिक्विड गैस या सॉलिड फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हाई सॉल्यूशन से लो सॉल्यूशन की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन सी ऑस्मोसिस हुआ। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस व्हेन वाटर और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, हमने आपको बताया लो कॉन्सेंट्रेशन, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी permeable membrane. When a salt is applied to cucumber or cut onion pieces, it makes the surrounding more concentrated than concentration of their cell sap. Then it causes water molecules in the cells of the cucumber and cut onion pieces to move surrounding through their cell membrane. ठीक है, तो मतलब यही हुआ, जैसे ही हमने सॉल्ट लगाया हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला वो एरिया हो गया, लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया वाला कहाँ है, इधर है। पानी कहाँ मूव करेगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो ये प्रोसेस हो गया ऑस्मोसिस का। अगर हमको उल्टा करना है, हाई कॉन्सेंट्रेशन को लो कॉन्सेंट्रेशन करना है, तो हम रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। IAS प्री 2005 का क्वेश्चन है। ये आपसे कह रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस सॉल्वेंट ट्रेवल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू डाइल्यूट सोल्यूशन। नहीं, बिल्कुल गलत है। हमने आपको बताया था सॉल्वेंट कैसे होता है, ये ऑस्मोसिस में कैसे मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन कौन सा होता है, जिसमें सॉल्वेंट की जो सॉल्यूट की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है। ठीक है, ये जो मात्रा बहुत कम होती है तो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा होता है, जिसमें डाइल्यूट सोल्यूशन की जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कम सॉल्यूट की मात्रा से ज़्यादा सॉल्यूट की मात्रा वाले एरिया में जाता है, तो ये उल्टा होता है। ठीक है, फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, तो ऑप्शन ए स्टेटमेंट ए गलत है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है इन द रिवर्स ऑस्मोसिस एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू डाइल्यूट सोल्यूशन। नहीं भाई, रिवर्स प्रोसेस कैसे होता है, एक्सटर्नल प्रेशर लगता है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में जहाँ पे ज़्यादा इंप्योरिटीज है, ज़्यादा मड है, सॉल्ट्स हैं, तो वो हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना होता है। कॉन्सेंट्रेटेड को डाइल्यूट सोल्यूशन बनाने का मतलब क्या होता है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड इंप्योरिटीज हैं उनको खत्म किया जाए, उनको रोका जाए और उस सॉल्वेंट को डाइल्यूट सोल्यूशन बनाया जाए, सोल्यूशन को डाइल्यूट सोल्यूशन बनाया जाए, कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया जाए। ठीक है, तो ये होता है एक्सटर्नल प्रेशर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन पे लगता है, ना कि डाइल्यूट सोल्यूशन पे। मतलब हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पे एक्सटर्नल प्रेशर लगता है, फिर वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होती हैं और फिर वो लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, जो स्वच्छ पानी होता है वो हम लोग पीते हैं। तो इसका दोनों ही ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए 1 ओनली गलत है, बी गलत है, बी सी दोनों गलत है, डी नीदर 1 और 2 बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन सही है। In the process of osmosis, solvent moves through a semi-permeable membrane into a region of higher solute concentration from lower concentration to equalize solute concentration on two sides. While in reverse osmosis, we apply external pressure upon concentrated मतलब high solute content, high solute concentration to reverse the movement of solvent, that is from more concentrated to weaker dilute solution. This technique is used to purify solution by making it free from impurities. ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 UPRO ARO क्वेश्चन है 2016 का।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूजफुल फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज, ठीक है, सॉलिड इम्प्योरिटीज में कौन सा जो प्रोसेस है वो यूजफुल नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग ने बहुत लंबी चर्चा की थी। हम लोग ने ढेर सारे मेथड्स देखे थे, सीविंग देखा था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखा था, सब्लिमेशन देखा था, क्रिस्टलाइजेशन देखा था, ये सारी चीज़ें देखी थी ना। तो इसमें से हमको देखना है कि कौन सा यूजफुल नहीं है सॉलिड इम्प्योरिटीज़ के लिए, ठीक है, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ के लिए कौन सा यूजफुल नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है डिस्टिलेशन, ऑप्शन ए सही है क्या? हाँ, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। डिस्टिलेशन किसका होता है? डिस्टिलेशन होता है लिक्विड का बाय हीटिंग एंड कूलिंग, ठीक है, हीटिंग और कूलिंग के माध्यम से क्या किया जाता है, मिक्सचर जो होते हैं सॉलिड को होते हैं, सॉरी लिक्विड जो मिक्सचर्स होते हैं, लिक्विड सोल्यूशंस होते हैं, उनमें से सॉल्वेंट और सल्यूट को अलग अलग किया जाता है। तो डिस्टिलेशन ही सही आंसर है। सब्लिमेशन क्या होता है? हमने आपको बताया था सब्लिमेशन, कुछ सॉलिड जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो सब्लिमेशन हो जाते हैं। तो इसमें तो सॉलिड इन्वॉल्व है, ठीक है, इसमें सॉलिड इन्वॉल्व है। इसमें कौन कौन से सॉलिड्स होते हैं? तो हमने आपको बताया था कैम्फर होता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड होता है, नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, आयोडीन होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको ढेर सारे एग्जांपल्स बताए थे सब्लिमेशन के। क्रिस्टलाइजेशन भी सॉलिड का होता है, सॉलिड क्रिस्टलाइजेशन होता है नमक का, NaCl का हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है मड का, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन भी सॉलिड सब्सटेंसेज में हो जाता है, तो ये भी गलत है, ऑल ऑफ द अबव तो गलत ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन इज जनरली यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड इम्प्योरिटीज while sublimation and crystallization are used for purification of solid impurities, ठीक है, हमने इस बारे में बात की थी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, BPSC 97 का क्वेश्चन है। द टेक्निक ऑफ क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी भी क्या टेक्निक है? सॉल्वेंट को सल्यूट से अलग करने की टेक्निक है, ठीक है, मिक्सचर के सब्सटेंसेस को अलग अलग करने की टेक्निक है ये, ठीक है। देखते क्या है, आइडेंटिफाई कलर सब्सटेंसेस, नहीं ये गलत है। डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस, नहीं। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कलरिंग सब्सटेंसेस, नहीं भाई, ये है सेपरेट द सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। क्रोमैटोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ मीडियम, उसके तौर पे क्रोमैटोग्राफी को यूज किया जाता है। Chromatography is a separation technique used to separate different components in a liquid mixture. The separation is based on differential partitioning system, the mobile and stationary phases. वही मीडियम में कैसा इनका मूवमेंट हो रहा है उसके बेसिस पे क्रोमैटोग्राफी यूज की जाती है। Chromatography may be preparative or analytical. The purpose of preparative chromatography is to separate the components of mixture for more advanced use, and thus it is a form of purification, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं, 44th BPSC 2000 का क्वेश्चन है। प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फर इनटू कैम्फर वेपर, तो ये हमने देखा था ये कौन सा सिस्टम होता है या ये कौन सा प्रोसेस होता है, तो ये सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। हमने ये सारे प्रोसेसेस देखे थे अपने चैप्टर में, और साथ ही साथ इन प्रोसेसेस में क्या क्या चेंज आते हैं, प्रेशर बढ़ाने पे या घटाने पे, या इम्प्योरिटीज बढ़ाने या घटाने पे, इन सारे बातों, इन सारे डायमेंशन पे भी हमने चर्चा की थी। तो आप वो जाके एक बार वीडियो देख लीजिएगा जिसमें ये क्वेश्चन, जिसमें ये चैप्टर्स डील किए हुए हैं, ये कॉन्सेप्ट्स डील किए गए हैं, फिर यहाँ पे आपके आराम से आके आप टेस्टिंग कर सकते हैं जो भी आपने वहाँ पे पढ़ा है, ठीक। तो इसका आंसर डी होगा। सॉलिड कैम्फर डायरेक्टली चेंजेस इनटू कैम्फर वेपर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। तो कैम्फर वेपर में सॉलिड कैम्फर डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ये सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, हमने ये पढ़ा था। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सब सब्सटेंसेस अपॉन हीटिंग डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म एंड व्हेन कूल्ड अगेन डायरेक्टली टर्न्स इनटू सॉलिड फॉर्म, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, UPPCS 2019 का क्वेश्चन है। A sample of the following substances disappears after some time when exposed to air, like camphor, naphthalene, dry ice, iodine, ammonium chloride, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें जो है इवेपोरेट हो जाती हैं हवा में, ठीक है, इवेपोरेट हो जाती है, सॉलिड क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है हवा में, ठीक है। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होते हैं, ये इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये इवेपोरेशन नहीं हुआ, ये सब्लिमेशन हुआ, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो गए। इवेपोरेशन क्या होता है, जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, ठीक है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, इसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस है सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन इज द ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस फेज विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड फेज। सम सब्सटेंसेस लाइक कैम्फर, नैफ्थलीन और ड्राई आइस डिस्प्लेस दिस फिनोमिनन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 22nd देखते हैं, BPSC 2017 का है। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, अभी देखा सब्लिमेशन होता है, ठीक है। कंडेंसेशन क्या होता है, वेपर को जब हम बहुत ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये कंडेंसेशन होता है। इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड चेंजेस इनटू गैस,
ठीक है। बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिलो बॉइलिंग पॉइंट ये क्या हो गया, ये इवेपोरेशन हो गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, वाटर जब हीट में कन्वर्ट, वाटर जब वेपर में कन्वर्ट हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कब घटता बढ़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट इम्प्योरिटीज बढ़ाने पे बढ़ता है और प्रेशर बढ़ाने में बढ़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नैप्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय, नैप्थलीन कैसा है, नैप्थलीन जो है सब्सटेंस है जो कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने पे डायरेक्टली क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड है जो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसा सॉलिड जो गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस को, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो सब्लिमेशन जो है यहाँ पे प्रोसेस यूज होगा। Naphthalene displays the phenomenon of sublimation, which is the transition of substance directly from solid to gas phase upon heating. Hence, mixture of sand and naphthalene can be separated by sublimation. ठीक है, वाटर और सैंड को अलग करना है तो बताइए कौन सी टेक्निक यूज होगी, वाटर और सैंड को अलग करना है तो कौन सी टेक्निक यूज होगी। ठीक है, कौन सी टेक्निक यूज होगी, तो ये डिस्टिलेशन वाली टेक्निक यूज होगी, जिसमें क्या होता है किसी सॉल्वेंट से स्पेसिफिकली लिक्विड से क्या कोई भी नॉन सोल्यूबल या क्या कहते हैं, सोल्यूबल का उल्टा क्या होता है, इनसोल्यूबल सॉलिड को अलग करने की टेक्निक को डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है। क्रोमैटोग्राफी किसको कहते हैं, जब हम लोग कोई भी सोल्यूशन को अलग अलग करते हैं, उनके सॉल्वेंट और सोल्यूट को अलग अलग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर मीडियम, तब हम क्रोमैटोग्राफी यूज करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ रहा है एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन इज, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन मतलब जंग लग जाना होता है, रस्टिंग होती है। ठीक है, तो ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर बिल्कुल सही बात है, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर बिल्कुल सही बात है, ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन बिल्कुल सही बात है, अबव ई ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मॉइस्चर से या जो भी कोई एक अलग एलिमेंट होता है उससे क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है, तब क्या होता है, तब कोरोजन हो जाता है। तो जो ब्लैक कोटिंग होती है सिल्वर में वो सल्फर की वजह से हो जाती है, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर होती है, ब्राउन कोटिंग आयरन में किसकी वजह से होती है, मॉइस्चर की वजह से होती है, जो एयर में रखा रहता है तो जंग लग जाती है। ठीक है, तो ये रस्टिंग हो जाती है। ग्रेजुअल डीके ऑफ मटेरियल्स बाय एयर और केमिकल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड कोरोजन। रस्टिंग ऑन आयरन दैट इज ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर आर ऑल दीज एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कोरोजन के। साथ ही साथ क्या है, ये केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है रस्ट का, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जब ब्लैक कोटिंग लग जाएगी सिल्वर में तो हम वापस से ओरिजिनल सिल्वर नहीं ला सकते। ठीक है, तो वो कोरोड हो गया, वो सिल्वर क्या हो गया, कोरोड हो गया। ठीक है,